डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू दी स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व क्या हैं? भविष्य के मूल अधिकार कि जिस दिन हम पैसे वाले होंगे उस दिन आपको कुछ और अधिकार दिए जाएंगे। बोले किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे पावरफुल चीज उसको दी जाने वाली एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। यदि दुनिया के अंदर रेस लगेगी तो भारत नाम की जो बस है वो पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए चलने वाली है। जिन्हें बैठना है बैठो, जिनको नहीं बैठना है जाओ। आप सोचो कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो। भारत के मुसलमान नहीं जा रहे उसके पास बिलीव करते हुए कि ना तेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तेरा तो नियम ही नहीं लिखा हुआ, तू तो प्राइवेट बस है, तूने कहां रोक दिया हमें नहीं पता है। 543 डब्बे हैं हमारे यहां पर, इन डब्बों को लोकसभा सीट कहते हैं। 543 लोकसभा सीटों से एमपी चुनकर प्रधानमंत्री के पास भेजे जाते हैं। हमारे देश के आजाद होने पर दो देश के लोग खड़े हुए, पाकिस्तान और भारत। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से अपने देश के लोगों को जानकारी देना शुरू किया। अब आप कहेंगे सर ये बसों वाला किस्सा हमको क्यों सुना रहे हो? भाई देखो, अगर आपके जीवन में ये घटनाएं घटी होंगी तो आप चीजें रिलेट कर लेंगे, और नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे तो फिर से गड़बड़ ये आपके लेवल पर, मैं तो समझा रहा हूं। देखो क्या हुआ, देश जब आजाद हुआ, देश आजाद हुआ तो एक तरफ हमारे लोग थे और एक तरफ उनके लोग थे, मतलब भारत और पाकिस्तान के लोग बटे हुए थे। एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान के लोग। अब सोचो ये बिल्कुल वैसे है, आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं। बस स्टैंड पर दो तरह की बसें खड़ी होती हैं। अगर आपने कभी भी सरकारी बसों से और प्राइवेट बसों से यात्रा की हो तो बस वाले फीचर भी गिना रहे होते हैं। देखो मेरे जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि ऐसा आपके जीवन में सबके हुआ है। मैं अभी आपको संविधान सभा के किस्से कहानी सुनाने लग जाता तो आपको नींद आने लग जाती। अब आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ यार ये तो बात तो ऐसी ही होती भी है। कभी अगर आप बस पर ट्रैवल किए हों तो आपने दो प्रकार की बसें देखी, एक सरकारी थी एक प्राइवेट थी। प्राइवेट वाला बकायदा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है दिल्ली जयपुर 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए। रोडवेज वाला चुप बैठा है क्योंकि उसको पता है कि टिकट ही 350 का है। क्या करूं, चिल्लाऊं तो चिल्लाऊं क्या? अगर आप उससे पूछते हैं भाई वो तो 200 में ही दिल्ली ले जा रहा है, हम आपके साथ 350 में क्यों चलें? रोडवेज वाला क्या बोलता है? सरकारी है, गारंटी है, रास्ते में नहीं छोड़ दूंगा इन लोगों की तरह। भाई साहब इनकी बस खराब होगी ना, रास्ते में छोड़ के भाग जाएंगे। सवारी नहीं मिली ना, रास्ते में पूरी सवारी नहीं हुई तो रास्ते में छोड़ देते हैं और फिर आप कुछ और कर नहीं सकते। हमारी तो सरकारी बस है भाई साहब, खाली भी हुई ना टाइम से चलेगी। हमको मतलब नहीं है कि बस भरे तो चलें। कॉन्फिडेंस देखो अब आप उनका। हमारी बस में सवारी बैठे ना बैठे, हमारा 11 बजे का टाइम है, डॉट 11 बजे ड्राइवर साहब हॉर्न मार देंगे। और सुनो, हम रास्ते में नहीं रोकते कि फलाने ने हाथ दे दिया आप रुक गए, ना 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 ना, स्टैंड पर रुकते हैं। गाड़ी खराब होगी ना तो दूसरी बस में बिठाते हैं बकायदा। हम सरकारी है सर, मतलब थोड़ी है सरकार, ऐसे थोड़ी हम ज्यादा पैसे लेते हैं सर। हमारी सुविधाएं देखो। और बताएं आपको, आपके टिकट पे इंश्योरेंस लिखा है। अगर आप हमारी बस में बैठे और भगवान ना करे कुछ हो जाए आपके साथ, आपका जो टिकट है ना उसमें इंश्योरेंस का पैसा कट चुका है। प्रति सवारी राज्य सरकार इतना रुपया घर वालों को देती है। क्या बात कर दी आपने सर, ऐसे थोड़ी होता है सर। सरकारी में और प्राइवेट में बड़ा अंतर है। आप कह रहे हो अरे यार फसा जचा दी। अब प्राइवेट वाले के पास गए, हाँ भाई तेरी बस में क्या है, तेरी से क्यों चले? भाई साहब आप सुनिए आए उसकी बात? बोले हाँ सुनिए आए। और उसने कहा सरकारी है, उसने कहा राइट टाइम चलेगी। अच्छा भाई साहब मैं गारंटी दे दूं आपको। भाई दे, तू भी दे। भाई साहब मेरी बस है ना उसकी बस से आगे ही चलेगी हमेशा। अगर वो 11 बजे चल रहा है ना, चलेंगे हम भी 11 ही। और वो कह रहा है रास्ते में हाथ दे देते हैं, ये कर देते हैं। भाई साहब टाइम की बात है ना, आपको तो पहले पहुंचना है ना। मैं कितनी जगह से सवारी लूं लेकिन टाइम पर उससे पहले पहुंचाऊंगा। और नहीं मिले इतनी सवारियों के सामने कह रहा हूं, अगर उनसे पहले बस नहीं पहुंचे पैसे ले लेना। यार गजब कॉन्फिडेंस है। अब फिर अटक गए हम। अब आप कहेंगे सर ये बसों वाला किस्सा हमको क्यों सुना रहे हो? भाई देखो, अगर आपके जीवन में ये घटनाएं घटी होंगी तो आप चीजें रिलेट कर लेंगे, और नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे तो फिर से गड़बड़ ये आपके लेवल पर, मैं तो समझा रहा हूं। अब आप पूछ रहे होंगे क्या मतलब सर? मैंने कहा मतलब ये है
कि आपने जब बस के ड्राइवर को इतने सारे कसीदे कसते हुए देखा तो आपको एक बात समझ में आ गई कि ड्राइवर ने, दोनों ने अपनी अपनी तरह की बातें समझाई। उसने माना कि मेरी बस कई जगह रुकेगी लेकिन इससे पहले पहुंचेगी। फिर आप रोडवेज वाले के पास गए, भाई साहब वो तो ये कह रहा था, क्या कह रहा था? बोले वो ये कह रहा था कि आपको इतनी जगह पर कहीं पर भी रोकूंगा लेकिन उससे पहले पहुंचाऊंगा। फिर आपसे वो कहता है रोडवेज वाला, ठीक है भाई साहब चले जाओ, आप उसी के साथ चले जाओ, बस उससे इतना पूछ लेना कि टिकट पर सीट नंबर लिख के दे दे। आपका खोपड़ा खराब, हाँ यार उसने सीट नंबर तो दिया ही नहीं था, उसने कहा था बस बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ। भाई साहब मैं ना यार लिख के दे रहा हूं 13 नंबर सीट आपकी है, इस पर अगर आपने रुमाल भी नहीं छोड़ा तो भी कोई बैठेगा नहीं, सीट पूरे रास्ते आपकी रहेगी। और सुनो भाई साहब, वो कह रहा है ना कि मैं बाद में रोक करके तेज भगाऊंगा, रिस्क किस में ज्यादा है, बार बार रोक के तेज भगाने में कि या कंसिस्टेंटली चलने में? और देखो सर मेरे को जरूरत नहीं है, आप बैठो तो बैठो, मैं सरकारी आदमी हूं, आप नहीं बैठोगे तो मेरी तनख्वाह पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बैठोगे तो फर्क नहीं पड़ रहा, आपको जिससे जाना है जाओ, चल रहे चल भाई चल, गाड़ी ले अपनी आगे निकल। आपको एकदम एटीट्यूड पसंद आ गया, यार गजब एटीट्यूड है यार, ये है एटीट्यूड, तो इसको तो मेरी जरूरत ही नहीं है, इसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी गाड़ी तो जाके रहेगी, तेरे को बैठना है तो नहीं, बैठना है नहीं तो बैठ। बस यही खेला था हमारे देश के आजाद होने पर। हमारे देश के आजाद होने पर दो देश के लोग खड़े हुए, पाकिस्तान और भारत, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से अपने देश के लोगों को जानकारी देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया कि देखो अगर आप हमारे देश में आते हो तो आपको सबसे पहले तो हम यह बताएंगे कि हमारा देश कहां से कहां तक है, मतलब हम अपना क्षेत्र बता देंगे कि आपको इस सीट पे कहां से कहां तक बैठने का अधिकार है, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हम पहले ही बता देंगे, हमारी रूल बुक में लिख के दिया हुआ है। पहली बात, हमारी तो रूल बुक भी लिख कर दी गई है, पाकिस्तान वालों ने तो रूल बुक ही नहीं लिखी, हम तो आजाद होने से पहले ही रूल बुक लिखवाना शुरू कर दिए। 1946 में ही शुरू हो गया हमारा, तो आजाद तो 47 में हुए हैं, हमने तो संविधान लिखवाना शुरू कर दिया, पाकिस्तानियों का तो संविधान भी शुरू नहीं हुआ। उनकी किस बात पर जाओगे, आओ भारत चलो। तो भाई साहब धर्म के आधार पर बना हुआ पाकिस्तान भी मुसलमानों को अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों को यह ट्रस्ट ही नहीं हुआ, जिनके पास संविधान नहीं है, जिन्होंने थॉट में नहीं डाला कि संविधान नाम की कोई चीज होनी चाहिए, कि हमारे पास कोई रूल बुक होनी चाहिए, वो लोग हमें क्या देंगे? अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो थम्स अप करिएगा, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो मेरी बातों को समझकर थम्स अप करिएगा। सारी बातें मैं आपको बताते हुए निकल रहा हूं। आपने सबसे पहले अपने लोगों से एक लाइन में एक लाइन कहा कि भाई देखो अपने किताब में पहले से फिक्स है 22 चैप्टर लिख कर देने वाले हैं अपन, और उन चैप्टर्स में आपको बकायदा बताएंगे कि किस जगह पर क्या है। आप किताब निकालना और निकाल करके डिसाइड कर लेना, सब कुछ पहले से रिटर्न करके देंगे। आपने कहा अच्छा ऐसा कुछ दोगे क्या? अरे भाई साहब आप आओ तो सही। बोले बताओ। बोले देखो पहले चैप्टर में तो हम ये बताएंगे आपको कि इस देश का क्षेत्र अधिकार कहां कहां तक है। आपने कहा यार बहुत सही है यार, आपका देश महान है। बोले महान है? आप सोचो कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो, भारत के मुसलमान नहीं जा रहे उसके पास बिलीव करते हुए कि ना तेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तेरा तो नियम ही नहीं लिखा हुआ, तू तो प्राइवेट बस है, तूने कहां रोक दिया हमें नहीं पता है। पहली बात समझ में आई? पहली बात अगर समझ में आई आप लोगों को तो यहां पर पहली बात है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्लियर करके दी कि ये क्षेत्र है हमारा। आपने कहा सर आपने ना बाहर चिल्लाकर एक लाइन बोली थी, क्या? आपने कहा था सभी को सीट नंबर दूंगा कि कौन सा किस सीट पर बैठेगा। तो हमने कहा हाँ तो दे रहे ना। बोले क्या दे रहे हो? ये लो सिटीजनशिप दे देता हूं आपको। पहले तो मैंने बता दी कि बस नंबर कौन सा है, जाओ और उस बस में बैठ जाओ, इस बस में बैठ जाओ भाई, ये बस है अपनी, ये जा रही इंडिया नाम की बस है, ये जाएगी। कहां जाएगी? अरे बोले दुनिया में राज करने जाएगी। आज 193 देश हैं, हम लोग अगले 75 साल में 5वें नंबर पर पहुंच जाएंगे। और
थोड़े और साल निकल जाओ, 75 77, मतलब पकड़ लो 78 साल में हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। जिसको बैठना है बैठो, ये बस नंबर 1 पर जाने के लिए तैयार है। यदि दुनिया के अंदर रेस लगेगी तो भारत नाम की जो बस है वो पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए चलने वाली है। जिन्हें बैठना है बैठो, जिनको नहीं बैठना है जाओ। ये देश ऐसा है जिसमें जिसको बैठना है बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मजा आ गया। सवारियों ने कहा वाह भाई साहब मजा आ रहा है। मतलब सोचो इससे बड़ा क्या मजा हो सकता है। मैं बार बार एक लाइन कह रहा हूं, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था भारत का, और धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और धर्म के आधार पर लोग गए नहीं। बोला अपन नहीं जा रहे भाई, पाकिस्तान वालों अपन नहीं जा रहे तुम्हारे साथ में, अपन को विश्वास ही नहीं है, विजन नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी बस कहां जाएगी। ये बस का एग्जाम्पल गजब है, समझ में आ रहा है। सीट नंबर दे दो सर, दे दिया तो चलो बस बता दी, ये बस हो गई यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमने बकायदा रूल बुक लिखी है और उस रूल बुक के अंदर पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बता दी कि ये तो बस है तुम्हारी। उसके बाद बता दी कि सर ये अपनी सीट है, जाके बैठो, सिटीजनशिप दे दी तुमको, मस्त रहो देश के अंदर, सिटीजन हो, तुम्हारे पास सीट नंबर है। जिनका संविधान नहीं वो तुम्हारे को क्या सिटीजनशिप देंगे, सीट नंबर क्या बताएंगे। उनकी तो बस ही डिसाइड नहीं हो रही, बस का रूल बुक ही नहीं बना, क्या बताएंगे वो। बोले सर ठीक है हम चल रहे हैं आपके साथ। फिर तीसरी चीज सर हमें क्या मिलेगा। सर एक बात बताओ, आपका क्या भरोसा, आपकी बस चले और रास्ते में आपने रोककर यह कह दिया कि हाँ भाई सारी सवारियां गन की नोक पर खड़ी हो जाएं और इनके पास जो भी माल है वो तुरंत पकड़ा दें हमें। बोले ये जो मालदार लोग बैठे हुए हैं, और सुनो 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 सुनो, ये जो मुसलमान बैठे हुए ना, इधर आए, इधर आओ बेटे। तुमसे कहा था कि धर्म के आधार पर तुम्हारा देश बन रहा है, तुम काहे नहीं गई पाकिस्तान भाई, चले गए होते। अब एक काम करो, तुम्हारा जितना भी धन है, जितनी जमीन है, तुम्हारे पास जो भी जमा पूंजी है, अपन को जमा कराओ, अपन को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप कहेंगे यार तो चीटिंग हो गई, पहले तो बस में बिठा लिया, बस चला दी, रास्ते में रोक कर अब मैं कहां जाऊं। है इंटरेस्टिंग बात। तो यह विश्वास सबको दिलाया गया। क्या विश्वास दिलाया गया कि हाँ भाई इंडिया नाम की जब बस चलेगी ना, इसमें बैठे हर व्यक्ति को उसका मूल अधिकार मिलेगा। मूल अधिकार मतलब अगर वो अल्पसंख्यक है तो उसके भी अधिकारों की सुरक्षा होगी, वो भी अपने सारे धार्मिक रीति रिवाज ना केवल मान पाएगा बल्कि उनका प्रचार प्रसार भी कर पाएगा। उसकी अभिव्यक्ति किसी अन्य धर्म से बाधित नहीं होगी। अल्पसंख्यक अपने लिए स्कूल खोल पाएंगे। वाह क्या सर, अगर मान लो आपने ऐसा नहीं किया तो बोले अगर ऐसा नहीं किया तो इस देश की सर्वोच्च अदालत में जाकर आप सीधे उतर के भाग के जाना और जाकर सर्वोच्च अदालत में कहना कि हे सर्वोच्च न्यायालय मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, मेरे ऊपर सुनवाई करी जाए। आपकी तत्काल प्रभाव से सुनवाई होगी। और बोलो क्या चाहिए। मजा आ गया गुरु यार, इतना स्ट्रांग है। बोले किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे पावरफुल चीज उसको दी जाने वाली एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। बोलो भाई सवारियों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि यार बताओ बस बता दी, सीट बता दी, अब सीट के साथ कह रहा है कि लोड मत लो, तुम्हारे नियम फिक्स हैं, तुमसे कोई अधिकार नहीं छीन सकता। एक बोला कि सर इस बस में मेरे छोटे छोटे बच्चे भी चलेंगे, इस बस में मेरे छोटे छोटे बच्चे भी चलेंगे। तो बोले तो फिर एक बात बताओ सर, वो जो मेरे छोटे छोटे बच्चे चलेंगे वो अगर रास्ते में रोने लग गए तो सर फिर रास्ते में रोने पर आप कहीं उन्हें उतार तो नहीं दोगे भाई। रास्ते में रोने लग गए तो क्या कहीं आप उनको उतार तो नहीं दोगे। अरे पगला गए हो क्या। अभिव्यक्ति की आजादी है, रो या हंसो कोई दिक्कत नहीं है। अरे अंताक्षरी खेलते हुए चलो, मूल अधिकार में भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी है। सर एक वृद्ध भी है हमारी गाड़ी में, रास्ते में उसे कुछ हो गया तो अरे रूल बुक में जीने की गारंटी है, राइट टू लाइफ है, आपको जीवित रखने का यथासंभव इस बस का मालिक, इस बस का ड्राइवर प्रयास करेगा। वाह सर वाह, मतलब इतनी गारंटी, बोले इतनी गारंटी है। सर मजा आ रहा है, मतलब आपकी बस में बैठने का फुल मन कर रहा है। बोले बैठ जाओ फटाफट,
बैठ गए साहब सब लोग। देखो बड़ी बात होगी ये कहना कि एक दिन जब हम पैसे वाले होंगे ना, क्योंकि अभी तो देखो आजाद हुए हैं, इतना पैसा नहीं है अपने पास, इतना पैसा नहीं है कि हम आपको एडलेड के मैदान में क्रिकेट खिला सकें। अभी तो अपन अपने घर के खेत में ही मैच खेल रहे हैं, सुविधाओं का अभाव है, अभी तो हमारे पास इतनी घास भी नहीं उगी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर अपने पास पैसा हुआ तो आने वाले टाइम में मैं आपको जो अभी गारंटी दे रहा हूं इससे भी बड़ी गारंटी दूंगा। मतलब अभी जो मैं सुविधाएं दे रहा हूं इससे भी बड़ी सुविधाएं आपको देकर रहूंगा। आपका दिमाग एकदम भन्ना गया, क्या बात कर रहे हो, मतलब इससे भी बड़ी सुविधाएं मिलेंगी? देखो जरा क्या क्या होता है। अब सुनो क्या हुआ, आपने प्रॉमिस कर दिया, क्या प्रॉमिस कर दिया, चिंता मत करो, अपने यहां पर आपको जो गारंटी दी है ना, कल को अगर अपन पैसे वाले हो गए तो पैसे वाले होने पर आपको और भी चीजें दी जाएंगी। बोले जैसे, बोले जब देश बन रहा है उस समय पर सबको मैं शिक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, इतनी स्कूलें नहीं हैं, इतने सरकारी मास्टर नहीं हैं कि सबको तनख्वाह दे सकूं, सबसे कह सकूं कि जाओ बेटे पढ़ लो, लेकिन गारंटी दूं मैं आपको। बोले हां सर दो ना प्लीज। बोले गारंटी यह है कि आने वाले टाइम पर मैं आपके शिक्षा के अधिकार को भी आपका मूल अधिकार बना दूंगा। भाई साहब भविष्य के लिए भी हमने गारंटी दे दी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू दी स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व क्या हैं? भविष्य के मूल अधिकार, कि जिस दिन हम पैसे वाले होंगे उस दिन आपको कुछ और अधिकार दिए जाएंगे। तो क्या सर इस दौरान हमने कोई ऐसा काम किया? अरे भाई साहब, आज शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है आर्टिकल 21A के तहत। उसके पीछे का बड़ा कारण है कि जब संसाधन बढ़े, हमारे पास पैसा हुआ, हमने सबकी क्लासेस, सबकी गारंटी ले ली, कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। और हमने अपने राजनीतिक पार्टियों से कहा कि आपके लिए हम कुछ गाइडलाइंस लिख रहे हैं, इन्हीं गाइडलाइंस के तहत अब आप पढ़ाएंगे, आप इन्हीं के तहत देश चलाएंगे। बोले चिंता मत करो। अंबेडकर साहब ने सारी सवारियों को यह कॉन्फिडेंस दिलाया कि पहले तो बस फिक्स कर दी मैंने, सीट फिक्स कर दी, अधिकार फिक्स कर दिए, और सुनो अगर बस मुनाफे में आ गई तो आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी ना कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बोलो भाई सभी को यहां तक समझ में आ रहा है? थम्स अप करते चलो भाई। मेरा एप्लीकेशन आज थोड़ा सा एकदम बहुत ज्यादा भीड़ आने की वजह से अटक रहा है, बार बार उसके कमेंट्स अटक जा रहे हैं, इसलिए मुझे रिफ्रेश मारना पड़ रहा है। क्लास में भयंकर भयंकर भीड़ की वजह से, भयंकर मेरे चैट बॉक्स ही अटक जा रहे हैं। बोले क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो बोले सर अगर ऐसा है तो आपने कहा यार फिर तो मजा ही आ जाएगा, मतलब जो सफर होगा बड़ा सुहाना होगा। अब क्या करें? बोले सफर सुहाना है, अब इसमें लेकिन एक बात कहूं, सवारियों से, यात्रियों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है। अच्छा क्या है? अच्छा कभी आपने अगर वाकई में किसी बस में, ट्रेन में सफर किया हो तो यहां पर एक लाइन लिखी हुई आती है। क्या लिखी हुई आती है? यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, लिखा होता है भाई, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। एक तो ये लाइन लिखी मिल जाती है हमें। दूसरी लाइन लिखी आती है जेब कतरों से सावधान। तीसरी लाइन लिखी हुई आती है किसी का भी दिया कोई भी सामान, अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने का सामान ना लें, लिखा आता है। चलती गाड़ी से आप हाथ बाहर ना निकालें। हवाई जहाज में लिखा होता है कि सीट की पेटियां बांध लें। कार में लिखा होता है बेल्ट बांध लें, लिखा होता है। और कई जगह यात्रियों से कहा जाता है कि बाहर का खाना लाकर ना खाएं, कृपया गंदगी ना फैलाएं, कृपया सीट में से रुई बाहर ना निकालें, सीट ना फाड़ें। लिखा होता है, लिखा होता है। पता ये क्या है? देखो यार, मैं आपको इतना सब कुछ दे रहा हूं मेरी बस में, आपकी यात्रा को मंगल बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो यार अब कम से कम आपकी भी कुछ तो ड्यूटी बनेगी ना। आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सर, बताइए ना क्या ड्यूटी बनेगी।
बोले ये रही फंडामेंटल ड्यूटी। अगर मेरी बस में बैठना है तो कुछ ड्यूटीज फॉलो करनी होंगी सर। जैसे जैसे बस के ड्राइवर को इज्जत मिलनी चाहिए, इस बस का सपना देखने वाले को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इस देश के महिलाओं को, पुरुषों को इज्जत मिलनी चाहिए, पेड़ पौधों को इज्जत मिलनी चाहिए, राष्ट्र के प्रतीकों को इज्जत मिलनी चाहिए। अरे यही तो फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटीज और क्या हैं? तिरंगे का सम्मान करेंगे, राष्ट्र निर्माताओं का सम्मान करेंगे, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है उनका सम्मान करेंगे, महिलाओं बच्चों को पढ़ने लिखने देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, पेड़ पौधों का सम्मान करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छा चलाएंगे। अरे बोलो भाई, कहने का मतलब यह हुआ कि हमने सबकी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज बांट दी। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। मेरी बस में बहुत सारी सवारी बैठ गई। अब मेरी बस नहीं है, असल में ट्रेन है, क्योंकि सवारी बहुत बैठ गई। सवारी इतनी बैठ गई, करोड़ों की संख्या में सवारी बैठ गई है, इतनी सवारी बैठ गई लाइन से भाई साहब, ट्रेन ही ट्रेन बड़ी सी बनती चलेगी, कितने किलोमीटर की ट्रेन बन गई। अब क्या करें? तो बोले सर अब क्या करें, चलाओ आपने जो प्रॉमिस किया था। अब अचानक क्या हो रहा है, एक बोगी नंबर 40 में एक बच्चा रो रहा है। हमारी बोगी कम से कम 500 बोगी बन गई। बोगी नंबर 40 में एक बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, आप ट्रेन चलाया जा रहा है, पौ 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 चल रही है, ट्रेन चल रही है। सर बच्चा रो रहा है, 40 नंबर से आवाज ही नहीं आ रही आपके पास। 70वें नंबर में कोई बुजुर्ग महिला है, उसकी तबीयत बिगड़ गई, वो मदद के लिए चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। फिर क्या करें? गार्ड 140वें नंबर पे बैठ के चिल्ला रहा है, भाई साहब ब्रेक लगाओ, ब्रेक ब्रेक लगाओ। आवाज पहुंचने में इतना आगे निकल जा रहा है कि एक्सीडेंट हो जा रहा है। बोले यार ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या करें? बोले यार अब सवारियों को वादा तो बहुत कुछ कर दिया, वादे को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ मैनेजर्स बनाने पड़ेंगे। इन 500 डब्बे की ट्रेन में सबसे कहा, डब्बे वालों से, कि देखो भाई मैं तो आगे बैठ के गाड़ी चला रहा हूं, मुझ तक आवाज नहीं आ रही। आप लोग एक काम करो, आप लोग अपने अपने डब्बे का एक एक आदमी मुझे बना दो, दे दो मुझे। आप लोग अपने हर डब्बे में से एक आदमी चुनकर मुझे दे दो। गेटिंग माई पॉइंट? सब लोग अपने अपने डब्बों में से एक आदमी दे दो भाई। आपने कहा हाँ यार ये तो बेस्ट तरीका है, डब्बों में से एक एक आदमी अपन दे देते हैं। ये सारे आदमी मेरे पास भेज दो, इनको आप लोग बताते रहना, ये मुझको बताते रहेंगे। ये आदमी कहां भेज दो? इंजन में भेज दो, इंजन में। इंजन में भेज दिए, सबने अपने अपने आदमी जो बताते रहेंगे कि हमको क्या चाहिए। अरे भैया इंजन हमारा केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार में ड्राइवर के पास सबने अपने अपने आदमी भेज दिए। यूनियन गवर्नमेंट बन गई, केंद्र सरकार बन गई। अरे यही तो सांसद होता है। 543 डब्बे हैं हमारे यहां पर, इन डब्बों को लोकसभा सीट कहते हैं। 543 लोकसभा सीटों से एमपी चुनकर प्रधानमंत्री के पास भेजे जाते हैं। असल में प्रधानमंत्री उन्हीं डब्बों में से कोई एक का ड्राइवर है, लोकतंत्र है ना। लेकिन समझो ड्राइवर तो एक बैठा है, लेकिन उसके साथ 543 लोग आ गए, भाई साहब बताइए, हम बताते हैं गाड़ी कैसे चलानी है। अरे यही तो होता है यार। फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कि अच्छा गजब है। फिर आपने कहा सर हम तो आ गए आपके पास चलाने के लिए, लेकिन सर हर डब्बे में ना कम से कम 72 सीट है, 72 पैसेंजर्स बैठे हैं इस रेल में सर, एक डब्बे में। मैं उदाहरण ले रहा हूं, आप रिलेट करते चलना, सब बातें समझ जाओगे, और कितना अच्छे से समझोगे कि आप भविष्य में कभी नहीं भूलोगे। तो बोले हाँ, तो फिर सर मेरे को ऐसा लगता है कि उस डब्बे पर भी एक आदमी वहीं बिठाओ। बोले उससे क्या होगा? सर एक डब्बे पे नहीं तो 5 डब्बे पे बिठा दो। एक आदमी ऐसा बिठाओ जो कि वहीं पर रहे और वो उन्हीं लोगों की बातें सुने, और वहां पर उनकी लोकल बातें, जैसे पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही है, कोई सिक्योरिटी का इशू हो गया, कोई ने किसी का सामान छीन लिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई, तो सर उनको वहीं पर हैंडल कर ले। किसी को सीट नहीं मिल रही, कोई खड़ा चल रहा है तो बैठ जाएगा।
हाँ, बोले यार ये तो बहुत सही है, आइडिया तो सही है। तो बोले क्या करें? तो बोले सर राज्य बनाओ। इन 543 डब्बों में से आपने एक एक आदमी बुला लिया, लेकिन अब एक काम करो सर, कुछ डब्बों को मिक्स करके एक स्टेट बना दो और उस स्टेट की अपनी गवर्नमेंट बना दो। बोले बात तो सही है, क्योंकि तुम तो मेरे पास रहोगे, उनकी कौन सुनेगा, उनकी कौन सुनेगा? तो बोले राज्य सरकार बनाओ। कितनी बना दी? 28 राज्य सरकारें। लेकिन सर मैं एक बात बताऊं क्या? बोले हाँ बताओ ना। सर पता चले कभी कभार ऐसा होता है, ये राज्य वाले लोग इस ट्रेन में से अपने डब्बों को ऐसा समझ सकते हैं कि अपन का ही शासन है, उस इंजन ड्राइवर को तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा सर, बीच बीच में एक आध डब्बा अपन को अपना रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत में इतना बड़ा भारत है, आप तो दिल्ली में बैठे हो सर, 28 राज्य वाले लोग अपना अपना राज्य चला रहे हैं, हर मुख्यमंत्री सोच रहा है अपुनिच भगवान है। सर ऐसे में देश की इतनी सारी सीमाएं हैं, इतनी बड़ी सीमा दक्षिण मतलब समुद्री सीमा, इतनी बड़ी जो है इंटरनेशनल सीमा है, ऐसे में सर कोई भी राज्य गलती से गुस्ताखी कर दे तो सर कुछ जगह तो आपको अपने डब्बे रखने पड़ेंगे, जहां से सीधा आप कंट्रोल करो और इनका पता चलता रहे। बोले जैसे? बोले जैसे अंडमान निकोबार पकड़ लो सर, बंगाल की खाड़ी सेट है, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा कोई। दक्षिण भारत में पौंडीचेरी पकड़ लो, 3-4 राज्यों में फैली पड़ी, पकड़ लो सर उसको। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा एक ही बार में सेट है सर, सबकी सब सेट है। बोले यार बात तो सही कह रहे हो। बोले सर ऐसे दूसरी तरफ पश्चिम की तरफ लक्षद्वीप पकड़ लो, इधर से लक्षद्वीप देख रहा है, इधर से अंडमान देख रहा है, नीचे से पांडिचेरी देख रहा है, बीच में आप खुद बैठे हो, ऊपर की तरफ चंडीगढ़ को बिठा दिया, ऊपर सर एकदम आपके शीर्ष पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बिठा दिया, और इधर की तरफ आ जाओ दादर नागर हवेली पश्चिम भारत की तरफ बिठा दिया। अब बताओ ये कहां जाएंगे सर? इनके बीच में अपन ने अपने आदमी घुसा दिए। क्यों? क्योंकि आप तो बिजी हो गाड़ी चलाने में, ये स्टेट वाले सोचे कि हमारे पास तो अपनी शासन है, पुलिस हमारी अपनी है, हम अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं, सब में अपने अपने आदमी डाल दो सर। इसलिए पंजाब हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ घुसा हुआ है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इनके बीच में दिल्ली घुसा हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीव घुसा हुआ है, तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, पांडिचेरी घुसा हुआ है, अंडमान निकोबार पश्चिम बंगाल को पकड़ के बैठा हुआ है। बोलिए हैं? नीचे की तरफ लक्षद्वीप, इन गोवा, कर्नाटक इन सबको रोक के बैठा हुआ है। ऊपर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा ऊपर से नीचे देख रहा है। बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है कि हम वैसे ही ऊपर जा रहे हैं? तो बोले फिर? तो बोले सर अपना आदमी छोड़ना पड़ेगा, यूनियन टेरिटरी छोड़नी पड़ेगी। आपने पॉलिटी इतनी मजेदार बना दी कि कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूं आप हर किसी को समझाओगे, ये इतनी जबरदस्त स्टोरी मैंने आपको बना दी है कि बस इस स्टोरी को आप लोग अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लोगे। बिठा लिए? अच्छा सर मेरी एक बात थी, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा बताओ भाई, बुरा नहीं मानेंगे। सर हमने अपने यहां पर राष्ट्रपिता की उपाधि दी है गांधी जी को। बोले हाँ दी है। गांधी जी का कहना था देखो आप चाहे इंजन चला रहे हो, वो जो 543 डब्बे हैं ना, उनमें बैठी हुई जो जनता है वो खुश है कि आप इंजन चला रहे हो, बढ़िया दौड़ा रहे हो, बढ़िया दौड़ा रहे हो, आगे लेके जाओगे, सब सही है। लेकिन एक गड़बड़ है सर। बोले बताओ क्या है? सर ना आदमी जो डब्बों में बैठा है ना, उसके मन में भी तो है कि वो देश चलाए। तो बोले वही तो चला रहा है, उसी ने तो अपने लोग निकाल के ऊपर भेजे हैं। नहीं सर आप समझ नहीं रहे। जैसे देखो आपने 5 डब्बे उठाए, 20 डब्बे उठाए, उठाकर आपने एक स्टेट बना दिया कि लो तुम चलाओ। लेकिन सर हर आदमी उस पर शासन कर रहा है। आप भी टेक्निकली 543 डब्बे चला रहे हो, आपको पता ही नहीं कि मेरे यहां पर मेरी खातेदारी में क्या दिक्कत आ गई। सर आपको पता ही नहीं कि मेरी नाली का पानी उसके घर में घुस गया। सर मेरे यहां कल मलेरिया फैल गया, आपको कैसे पता चलेगा? सर वास्तविकता भी है सर, कैसे आप तक कैसे पहुंचेगा बताओ ना, आप बताओ सर। तो बोले सॉल्यूशन दो, क्या हो सकता है? बोले अपने राष्ट्रपिता ने एक बात कही थी। बोले क्या कही थी? तो बोले सर अपने राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब तक नहीं होगी। बोले मतलब?
बोले मतलब आम जनता जब तक शासन व्यवस्था नहीं संभालेगी तब तक मजा नहीं आएगा। आप खुद सोचो, ट्रेन के डब्बे चल रहे हैं, 20 डब्बों पे 15 25 30 डब्बों पर एक आदमी आपने चीफ मिनिस्टर बना के बिठा दिया, 543 पर एक आदमी पीएम बना के बिठा दिया, लेकिन हर डब्बे में, हर इवन वो छोटी छोटी सीट जो 6-6 लोगों का कूपे है, 8-8 लोगों का कूपे है, ट्रेन में तो सब बैठे हो हैं, थर्ड एसी में या स्लीपर में 8 लोग बैठते हैं एक कूपे में, 8-8 के ही तो सब कैबिन होते हैं, 9 कैबिन। तो बोले सर उस 8 के अंदर भी तो आपने कभी सफर किया हो तो सर लोग पत्ती खेल रहे होते हैं, एक आदमी वहां पे बैठ के प्रवचन दे रहा होता है, एक आदमी इतना ज्ञाता बना बैठा होता है कि उसको उस रूट की सभी ट्रेनों का ज्ञान है, उसको देश की राजनीति का ज्ञान है। आपने सर ट्रेन की यात्रा तो की होगी। मैंने कहा बहुत किया यार। तो ट्रेन की यात्रा में क्या कभी आपने ये नहीं देखा? हमने कहा क्या, कि कैसे लोग बातों में इतने व्यस्त होते हैं। हमने कहा यार बात तो सही कह रहे हो यार, ये तो तुमने बहुत सही बात की। तो सर उनका भी तो अपना एक नेता टाइप का आदमी होता है, हैं? हमने कहा हाँ यार बात तो सही है। सर आपने 25-30 डब्बों का एक मुख्यमंत्री बना दिया। मैं तो कह रहा हूं सर हर डब्बे में 8-8 के तो 7 कूपे हैं, 9 कूपे हैं। फिर सर उनको भी तो मन करता है वो भी नेतागिरी करें, वो बात तो सही है। तो सर फिर लोकल गवर्नमेंट अपने राष्ट्रपिता चाहते थे, सबको पंचायती करनी है सर, तो फिर क्या करें? तो पंचायती कराओ यार, क्या किसने रोका है? लो सर जी पंचायती कराते हैं, पंचायती राज। यानी पंचायत खुद से खुद का डिसीजन ले रही है। आप देख रहे हैं कैसे केंद्र बना, राज्य बना, यूनियन टेरिटरी बनी, पंचायतें आ गई। लेकिन सर मैं एक बात बताऊं, सारी ट्रेनों में एक कूपे के अंदर 8 सवारियां हो जरूरी नहीं है। सेकंड एसी में 6 ही होती हैं और फर्स्ट एसी में तो 4 ही होती हैं सर उस कूपे के अंदर। मगर तो बोल सर कुछ पैसे वाले लोग भी तो होते हैं। हमने कहा हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो। बोले फिर? तो सर पैसे वाले लोग शहरों में रहते हैं लेकिन पंचायती उनको भी करनी है, तो क्या चाहते हो? सर उनको थोड़ा सा बढ़िया फीलिंग दो। हमने कहा चलो दे देते हैं। पंचायतों के जस्ट बाद म्युनिसिपैलिटीज दे दी। म्युनिसिपैलिटी क्या है? नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय। कि लो बेटा तुम भी राज करो, क्या याद रखोगे? तुम भी अपना पार्षद बनाओ, हैं? तुम भी चेयरमैन बनाओ, अपना मेयर बनाओ। अरे थम्स अप करो भाई, मजा आ गया, कहानी समझ में आ गई कैसे कैसे नेतागिरी चल रही है आगे। बोले चल रही है सर, लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपको बुरा ना मानो तो। हमने कहा हाँ हाँ बताओ ना। सर आपको एक बात समझनी चाहिए, आपने ना स्लीपर, थर्ड एसी सब समझ लिया, लेकिन असली भारत कहां है? मैं कहा मतलब? सर असली भारत कहां निवास करता है? मैंने कहा गांवों में। अच्छा, और सर गांव कहां है? मैंने कहा जंगलों में। भाई खेत जंगल यही तो गांव है। बोले अच्छा, और असली ट्रेन कहां से चलती है सर आप ये भी बता दो। अगर ट्रेन का रियल आनंद लेना है तो कहां से चलती है ये भी बता दो। मैंने कहा भाई जर्नल डब्बे से। बोले जर्नल डब्बे से मतलब? बोले जनरल डब्बे से मतलब सर वहां पर आप कह रहे हो 72 सीटें, भाई साहब 250 सीटें भी हो जाए ना तो भी कम पड़ जाए वहां पे। 8 के कूपे में 18 बैठने की कैपेसिटी जिसमें होती है उसको जनरल डब्बा कहते हैं सर। आदमी सामान रखने वाली जगह पे भी लटका होता है। 2 बर्थ के ऊपर लटकने की कला अगर अद्भुत तरीके से देखनी है, मेरी बात समझ रहे हो? बोले सर वो जो सिस्टम है ना, कौन सा? जो जनरल डब्बे में मिलता है, असली सफर अगर करना है, और मैं सच बता रहा हूं, जीवन में अगर कभी भी आपको मोटिवेशन चाहिए, जैसे कहते हैं ना, अगर कभी निराश हो तो गांव जाके समय बिता के आओ, पता चलेगा कि प्रकृति क्या है, लोग कैसे हैं, कितना अपनत्व रखते हैं। ऐसे ही अगर सफर का असली आनंद लेना है तो बोले कभी जनरल डब्बे में जाओ, जनरल डब्बे में जाओ। लेकिन सर ध्यान रखना, जनरल में इस बात पे खून खराबा हो जाता है। किस बात पे? कि मोदी सही है कि राहुल गांधी सही है। ट्रेन ये पहले पहुंचेगी कि वो पहले पहुंचेगी? कौन सी ट्रेन में बढ़िया सफर होता है, कौन सी ट्रेन के लिए दूसरे ट्रेन को रुकवा दिया जाता है? आप में से भी अगर जनरल का सफर आपने कभी किया हो तो याद करिए कि वहां 2 तरह की बातें होती हैं, या तो राजनीति चल रही होती है या ट्रेन चल रही होती है। ट्रेन की बातें आहा हा क्या लेवल पर बातें होती हैं, और राजनीति में तो भाई साहब एक से बढ़कर एक ज्ञाता,
जनरल डब्बे में बैठे होते हैं, देश चल वहां से रहा है। तो बोले भाई ऐसा करते हैं, इनके लिए एक अलग एरिया बना देते हैं। बना दो सर, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। इनके लिए, इनके क्षेत्र में कोई नहीं एंट्री करेगा। मैं तो कह रहा हूं सर, जान बचे तो लाख उपाय, इनके लिए अलग क्षेत्र रख दो, नहीं तो आप मारे जाओगे। मैंने कहा हाँ यार भाई साहब, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बचा लिया। तो सर देखो, मैंने सब बचा दिया, आपका केंद्र बना दिया, राज्य बना दिया, यूटी बना दिया, पंचायत बना दिया, म्यूनिसिपैलिटी बना दिया, और अब मैंने आपको ट्राइब्स भी दे दी। हाँ यार थैंक यू सो मच यार। अब सर सब बन गए, सब अपने अपने में बन गए। देश ऐसे बनता है क्या? तो मैं कहा देश कैसे बनता है? अरे थोड़ी सी दोस्ती यारी भी तो करवाओ सर। आप प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, मुख्यमंत्री से बात ही नहीं कर रहे, ऐसे चलता है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं यार, ऐसे तो नहीं चलता है। तो बातचीत करो। हमने कर लो, करा देते हैं। यूनियन की स्टेट से बातचीत कराओ साहब, दोस्ती कराओ यूनियन और स्टेट में। कैसे? सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट थी, सबकी व्यवस्था हो गई, पूरी ट्रेन अरेंज हो गई। उसके बाद बोले यूनियन में और स्टेट में मित्रता करा दो, करा दी। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, थम्सअप करते चलना भाई। सर देखो, प्यार मोहब्बत तक सारी बातें सही हैं, लेकिन सर पैसे देने की भी बातें तो होंगी ना। मान लिया दोस्ती हो गई, अब आगे सर रिश्ता कैसे चलेगा? पैसे की, जमीन जायदाद की बातें होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। तो लो सर, पैसे की बातें कर लो, जमीन जायदाद की बात कर लो, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लो। सर पैसे की बात करने के बाद अगर हो जाए तो व्यापार की बातें भी कर लो। मैंने कहा चलो भाई, व्यापार की बातें भी कर लेते हैं। सर व्यापार ही करोगे क्या, सेवाएं नहीं दोगे क्या, सर्विसेज नहीं दोगे क्या? हमने कहा लो भाई, सेवाएं भी दे दो। पैसा हो गया, व्यापार हो गया, सेवा हो गई, सब हो गया। सब हो गया? बोले हाँ सर सब हो गया। मतलब पैसे की बात हो गई, व्यापार की बात हो गई, सर्विसेज की बात हो गई, सर्विस सेक्टर की बात हो गई, व्यापार सेक्टर की बात, सबकी बात हो गई। लेकिन सर गलती से मान लो हम लोग लगड़ झगड़ लिए तो, अगर हम लोग लड़ झगड़ लिए तो, अरे हम लोग लड़ झगड़ लिए तो क्या है? वैसे तो खैर न्यायपालिका है अपने पास, लेकिन लड़ झगड़ लिए तो हमारे पास ट्रिब्यूनल भी है, क्या दिक्कत है? ट्रिब्यूनल से बात करा देंगे। न्यायपालिका की व्यवस्था तो हम पहले ही यूनियन गवर्नमेंट के साथ करा चुके हैं, आपकी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप चिंता ना करिए, ट्रिब्यूनल्स भी हैं। जैसे गोदावरी रिवर ट्रिब्यूनल है, कृष्णा कावेरी रिवर ट्रिब्यूनल है, बैठकर आपस में मसला सुलझा लेंगे। बोले हाँ सर ये बात भी सही है। आपने कहा ट्रिब्यूनल भी है। ट्रिब्यूनल्स का काम क्या है? सुलझाना, मामला सुलझाना। लड़ाई झगड़े हो जाए, चिंता मत करो। कहीं आप ये कह दो कि सर नहीं, आप तो राजस्थान वालों पे ज्यादा ध्यान देते हो क्योंकि आपकी वहां सरकार चल रही है, आप दिल्ली पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हो क्योंकि आपकी वहां सरकार नहीं है। ऐसे नहीं सर। तो मैंने कहा चिंता मत करो, सबके लिए ट्रिब्यूनल है। और एक बात बताओ सर, आप ही ड्राइवर बन के गाड़ी चलाओगे, ये किसने लिखा है? मैंने कहा भाई ये तो देश जब बना था लोगों ने मुझे नॉमिनेट कर दिया। नहीं नहीं सर, हमें आप पर ट्रस्ट नहीं है, आप ही तब से गाड़ी चला रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? हम चुनेंगे ड्राइवर कौन होगा हमारा। हमने कहा अच्छा, और वो जो 15-20 डब्बों पर एक चीफ मिनिस्टर बिठाया था वो भी हम ही चुनेंगे। अच्छा, और वो जो पंचायतें थी ना उनमें भी हम ही चुनेंगे कौन गाड़ी चलाएगा। हम कहा चुन लो, नाराज क्या हो रहे हो? लो भाई इलेक्शन हो गए। हाँ जी, 15 पार्ट हमारे संविधान में, कुल 22 पार्ट है। 15 पार्ट तक तो आपको छींक भी नहीं आई, पता भी नहीं चला, आपको सारे के सारे 15 पार्ट कहानी की तरह आपके दिमाग में आ गए। इसके बाद के स्पेशल प्रोविजंस फॉर क्लासेस, बोलेंगे हम क्या, लड़ाई झगड़े हो गए तो निपटेंगे कैसे, और अगर गलती से हमको अपनी किताब को सुलझाना पड़ गया, हमारे नियम बदलने पड़ गए तो उसके लिए क्या करेंगे, बस इतना और याद करना है। तो भाई साहब पार्ट 20 हमारे अमेंडमेंट को देती है। गलती से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो इमरजेंसी कैसे होगी, उसके लिए पार्ट 18 है। इलेक्शन के बाद में पार्ट 18 और 20 और याद कर लो, आपका पूरा काम बन गया है। मेरे प्यारे साथियों, जो रूल बुक हमने लिखी थी जिसे हम संविधान कहते हैं, उस संविधान के अंदर कुल 395 आर्टिकल डे 1 पर लिखे गए थे। उस रूल बुक के अंदर कुल मिलाकर 22 चैप्टर्स लिखे गए थे जिन्हें 22 भाग कहते हैं। आज ये 22 भागों की संख्या 25 हो चुकी है। 25 भागों के अंदर भारत का संपूर्ण संविधान लिखा गया है। संविधान में इस प्रकार से ये सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। कौन से पार्ट में कौन सा आर्टिकल आता है ये आपको याद करके आना है।